शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर से। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक और टीम 11 के साथ उनकी रूटीन बैठक लखनऊ में चल रही है। लखनऊ से खबर और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से बैठक कर रहे हैं। रोजाना वो बैठक करते हैं। रूटीन बैठक उनकी है टीम 11 के साथ, यानी कि उनकी टीम के 11 सदस्य जो कोरोना की इस जंग में लड़ने में हर एक अधिकारी के पास एक अलग जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री रोजाना चिंतन मंथन करते हैं, चर्चा करते हैं, कोरोना के हालातों पर चर्चा करते हैं और दूसरे विषयों पर भी वो चर्चा करते हैं। तो आज फिर से टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही है और आज की जो बैठक है उसका फोकस बताया जा रहा है कि निवेश और दूसरी अवसरों पर होगा कि कैसे अवसरों को पैदा किया जाए, अधिकारी किस तरीके से निवेश को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में जो काम हुए हैं उनको बताएं। तो ये बैठक में बताया जा रहा है कि चर्चा होगी। इसके साथ साथ केसेस चूंकि लगातार बढ़ रहे हैं, 6000 के पार चला गया आंकड़ा, ऐसे में कैसे रोका जाए, क्योंकि अब रियायत का दौर है। ऐसे में अब पीछे नहीं मुड़ा जा सकता, आगे बढ़कर कोरोना को रोकना होगा। आगरा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। रेप पीड़िता पर समझौते के लिए दबाव बनाने जाने की खबर दिखाए जाने के बाद अब एसआईटी का गठन किया गया है। एक हफ्ते में एसआईटी एसएसपी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके अलावा रेप पीड़िता के परिवार को सुरक्षा भी मुहैया करवा दी गई है। आपको बता दें कि रेप पीड़िता ने पूर्व सांसद और इलाके के राजा अर्दिमन सिंह पर समझौते का दबाव डालने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर बीते 20 मार्च को गांव में लॉकडाउन के बीच पंचायत भी बुलाए गए, जिसका वीडियो भी सामने आ चुका है। तो रेप केस में दबाव बनाने के मामले में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। पूर्व सांसद पर समझौता बनवाने का आरोप है, समझौते का दबाव डालने का आरोप है और ऐसे में एबीपी गंगा ने जब इस खबर को दिखाया है तो एसआईटी का गठन कर दिया गया है और उस एसआईटी को एक हफ्ते का वक्त दिया गया है। वो एक हफ्ते में जांच करके एसएसपी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक पिता ने अपनी 2 बेटियों को आग के हवाले कर दिया। पिता ने अपनी 2 बेटियों को और बेटियों के बच्चों को आग में डाल दिया। चारों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चारों की हालत नाजुक बनी हुई है क्योंकि आग में झुलसे हैं। लोनी पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। तो शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि आरोपी अपनी बेटियों के मायके में ही रहने से नाराज था। उनके चरित्र पर भी उसको शक था और उसने प्लानिंग के तहत उनको आग के हवाले किया। लोगों को ये बताया कि आग लग गई घर में, लेकिन बाद में पता चला कि आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि पिता ही था। अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा के एक स्कूल में उस वक्त आग से हड़कंप मच गया जब ये पूरा मामला सेक्टर 132 का है, जब अचानक आग लग गई। क्लासरूम से धुआं निकलने लगा। जीबीएम पब्लिक स्कूल में अचानक आग से भगदड़ मच गई। आसपास के इलाके में से अफरा तफरी मच गई क्योंकि इस आग में को काबू में करने के लिए 3 दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। मौके पर पहुंची गाड़ियां और ये स्कूल एक्सप्रेसवे इलाके में है। अचानक आग लगी। पता चल रहा है कि लेबोरेटरी में आग लगी। किन कारणों से आग लगी, नुकसान कितना हुआ है, इसका आकलन करना बाकी है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तो स्कूल की लेबोरेटरी में ही आग लगी और उसके बाद देखते देखते पूरे कमरे से आग की लपटें बाहर आने लगी, धुआं बाहर आने लगा। कानपुर से भी आग की खबर है, जहां मूलगंज इलाके में सुबह सुबह आग देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। शादी के कार्ड और छाते की दुकान में आग लगने से
दुकान के ऊपर रहने वालों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। हालांकि दमकल की टीम ने उनका रेस्क्यू कर उन्हें बचा लिया, साथ ही आग पर काबू भी पा लिया, क्योंकि जिन दुकानों में आग लगी थी उन दुकानों के ऊपर परिवार रहता है और अचानक नीचे आग लगी तो वो लोग फंस गए, वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो ऐसे में उनको रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब ये बताओ कौन कौन रहेगा, देख के बताओ। तो कानपुर में दुकानों में ये आग लगी। खबर अब हापुड़ से, जहां पर एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा सिंभावली इलाके के नेशनल हाईवे 9 पर हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी समेत 3 लोग मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल इस गाड़ी में पुलिस प्रेमी जोड़े को बरामद कर लखीमपुर खीरी लौट रही थी और इस बीच में सिंभावली शुगर मिल के सामने गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी और अभी पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेज दिया है। हरदोई में आरएसएस नेता की दबंगई का मामला सामने आया। शादी से इनकार करने पर आरोपी नेता ने अपने पिता पुत्र को दरअसल बंधक बना लिया और उनके साथ बदसलूकी की। आरोप है कि आरएसएस नेता ने शादी से इनकार करने पर पिता पुत्र के कपड़े उतरवाए, उन्हें मुर्गा भी बनाया और इसके अलावा बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की है, जिस पर पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। पूरा विवाद शुरू होता है बेटी के विवाह से। बेटी की विवाह की बात होती है, मान जाते हैं, उसके बाद आरएसएस नेता की बेटी से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां मिलती हैं परिवार को और शादी से परिवार इनकार कर देता है, जो बात नागवार गुजरती है आरएसएस नेता को। वो पिता पुत्र को बुलाते हैं, उनको उनके कपड़े उतरवाकर उनके साथ बदसलूकी करते हैं, मुर्गा उन्हें बनाया जाता है और अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इंतजार कार्रवाई क्या किया जा रहा है। और ये आरएसएस नेता बताया जा रहा है कि इस बार जिलाध्यक्ष बीजेपी जिलाध्यक्ष की दौड़ में भी थे, जीत नहीं पाए, लेकिन बड़े नेता इलाके के बताए जा रहे हैं। कोई ना उठाइए, दुकान बंद करो, छोड़ो, चलो यार, चलो फिर से बताओ। लाइव मत करो भी। अरे लाइव मत करो भाई, लाइव जो ऐसे पहले तो कुर्सी हटाओ यार, तुम तो कुर्सी दे दे, कुर्सी काहे दे यार, इतनी इज्जत दे दे, हटाओ कुर्सी हटाओ। बीजेपी सरकार पर अखिलेश यादव ने हमला बोला है। क्वारंटीन में मोबाइल बैन पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दे दी है। बीजेपी सरकार पर अखिलेश यादव ने हमला बोला है। क्वारंटीन सेंटर में मोबाइल बैन किया गया है। L2, L3 यहाँ मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस पर अखिलेश यादव ने टिप्पणी की। अखिलेश यादव ने कहा है कि मोबाइल से संक्रमण तो पूरे देश में फोन बंद करें। अगर मोबाइल से संक्रमण फैल रहा है तो पूरे देश में मोबाइल फोन बंद करें। खबर बढ़ी, अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अस्पतालों की हालत छिपाने के लिए ये पाबंदी लगाई गई है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल रोकना, यानी कि अस्पताल के भीतर की बदहाली को छिपाने की कोशिश। मोबाइल पर पाबंदी नहीं, सैनिटाइजेशन की जरूरत है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो आइसोलेशन बोर्ड के साथ पूरे देश में इसे बैन किया जाना चाहिए। तो ये ट्वीट अखिलेश यादव का। उन्होंने आगे लिखा कि यही तो अकेले में मानसिक सहारा है। वस्तुतः अस्पतालों की दुर्व्यवस्था को व दुर्दशा का सच जनता तक ना पहुंचे, इसीलिए ये पाबंदी है। इसके साथ साथ उन्होंने आगे लिखा कि जरूरत मोबाइल पर पाबंदी की नहीं बल्कि सैनिटाइज करने की है। तो अखिलेश यादव ने ये हमला बोला है कि अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो आइसोलेशन बोर्ड के साथ पूरे देश में मोबाइल फोन को बैन कर देना चाहिए। जरूरत सैनिटाइजेशन की है, क्योंकि मोबाइल फोन इस वक्त अकेले में मानसिक सहारा है।
गाजियाबाद में बेटियों को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है और आरोपी पिता ने कहा है इज्जत को लेकर कदम उठाया गया। गाजियाबाद में बेटियों को जिंदा जलाने के मामले में ये खबर आपको देते हैं, अपडेट्स आपको दे रहे हैं कि आरोपी पिता ने कहा है कि इज्जत को लेकर मैंने कदम उठाया। ससुराल ना जाने पर बेटियों को जिंदा जलाया था। बेटियों के साथ 2 बच्चों को भी इस आरोपी पिता ने आग में झोंक दिया था और इस मामले में उसने बयान दिया है। आप इस बयान से इस पिता की सोच का अंदाजा लगा सकते हैं। उनका ये मानना है कि बेटियां घर पर हैं तो ये अच्छी बात नहीं है और जिंदा जला दिया अपनी ही बेटियों को और अपने ही पोतियों को। क्या बात हुई थी आज? सर 1.5-2 साल हो गए, आदमी तो ले नहीं जाते और ये जाती नहीं है, बहुत बुरे कर्म करती हैं। दुनिया मेरे जन्म में छोड़ती है कि बाप इनकी भाड़ खाता है। फिर आज क्या हुआ? बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने बोला इससे तो मर जाना और मार देना बढ़िया। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और चारों लड़कियों को तत्काल उपचार हेतु जीटीबी अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चारों का उपचार चल रहा है। सलीम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो पूरा मामला आपने समझ लिया है और आरोपी की मानसिकता कैसी है वो भी आपने उनके बयान से सुन ली है कि अपने ही बच्चों को क्यों आग के हवाले किया, क्योंकि वो परेशान हो गए थे कि उनकी बच्ची घर पर रहती है, अपने ससुराल नहीं जा रहे और इसी बात को लेकर अपनी इज्जत को लेकर उन्होंने कदम उठाया और अपनी दोनों बेटियों को और उनके बच्चियों को जला दिया। जिंदा जलाने की कोशिश की गई। क्या नाम है तेरा? सलीम। क्या बात हुई थी आज? सर 1.5-2 साल हो गए, आदमी तो ले नहीं जाते और ये जाती नहीं है, बहुत बुरे कर्म करती हैं। दुनिया मेरे जन्म में छोड़ती है कि बाप इनकी भाड़ खाता है। फिर आज क्या हुआ? बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने बोला इससे तो मर जाना और मार देना बढ़िया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब प्रयागराज से, जहां पर रानी मंडी इलाके में 2 गुटों के बीच में जमकर बवाल हो गया और शराब पीने के दौरान दोनों गुटों में जमकर मारपीट हो गई। यहां तक कि फायरिंग का आरोप लगा है। जब पुलिस इन लोगों को थाने लेकर पहुंचे तो यहां भी इन लोगों ने जमकर हंगामा किया है। ये घटना अथरसुइया इलाके की है कि घर में तो बवाल काटा ही, थाने जब पुलिस लेकर आए तो थाने में भी ये लोग शांत नहीं हुए। थाने में भी इन्होंने पुलिसकर्मियों के सामने जमकर बवाल काटा है। बागपत में भी वर्चस्व को लेकर जमकर बवाल देखने को मिला है। मामला बढ़त के लायन मलकपुर गांव का है, जहां पर करीब 20 लोगों ने खेत पर एक परिवार के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद गांव वाले मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग निकले। इसके बाद सूचना पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने मामले की जांच की। अब खबर बहराइच से, जहां पर पुलिस ने गैंगस्टर और गौ तस्करों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा है। 25,000 के इनामी को पकड़ने के लिए मुठभेड़ हुई, जिसमें न सिर्फ बदमाश बल्कि चौकी इंचार्ज और सिपाही भी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 25,000 का इनामी या बदमाश आरिफ पर गौ तस्करी, गौ हत्या, रेप, लूट समेत 10 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। नानपारा का रहने वाला ये बदमाश पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था और आखिरकार मुठभेड़ के बाद इसे दबोचा गया। यह हत्या चढ़ा है। खबर अब कानपुर से, जहां पर श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दिया। ट्रेन सूरत से पटना जा रही थी। इस बीच कानपुर में रेलवे डॉक्टर्स की टीम को सूचना मिली तो स्टेशन पर महिला का इलाज किया गया। यहां से उसे अस्पताल भेज दिया गया है और जच्चा बच्चा की तबीयत ठीक है।
लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों को उनके घर भेजने का सिलसिला जारी है। इस बीच जो नेपाल में फंसे हैं उन्हें लाया जा रहा है, जो नेपाली मूल के प्रवासी भारत में है उन्हें भेजा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हर रोज गोरखपुर नेपाल बॉर्डर से 1500 से 2500 लोगों को भेजना और बुलाना हो रहा है। गोरखपुर के एडीजी जोन दावा शेरपा ने ये बात कही है कि भारत और नेपाल के अधिकारी एक दूसरे के संपर्क में हैं। फंसे हुए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें भेजा जा रहा है और लाया भी जा रहा है। तो भारत नेपाल बॉर्डर पर जो फंसे हुए नागरिक हैं, चाहे वो भारत के हों चाहे नेपाल के हों, तो उनको एक दूसरे के देश भेजा जा रहा है और प्रॉपर चेकिंग जांच के बाद ही उनको भेजा जा रहा है। तो लॉकडाउन में जो लोग फंसे हुए हैं और घर वापसी की जिनमें आस है, उम्मीद है, उन्हें भेजा भी जा रहा है और गोरखपुर के भारत नेपाल बॉर्डर से नेपाली नागरिकों को उनके देश भेजा जा रहा है। तो नेपाल में जो भारतीय हैं उनको वापस लाया जा रहा है। लेकिन ख़ास बात यह है कि जांच में कोई कमी नहीं है, जांच सभी की जा रही है। एक एक व्यक्ति जो आ रहा है उसकी जांच की जा रही है, तो जिसको भेजा जा रहा है उसकी भी चेकिंग की जा रही है और जांच की जा रही है कि कहीं कोरोना पॉजिटिव तो नहीं या लक्षण तो कोरोना के नहीं है। लॉकडाउन में एक तरफ दुनिया में नौकरियों का संकट है, तो इस बीच में ई कॉमर्स जो साइट्स हैं, जो कंपनी है अमेजॉन, उसने 50,000 अस्थायी नौकरी देने का ऐलान किया है। कोरोना के आपातकाल में दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन भारत के लोगों के लिए उम्मीदों से भरी खबर लेकर आई है। कंपनी ने ऐलान किया है कि ये भारत में 50,000 लोगों को सीजनल जॉब यानी अस्थायी नौकरी देगी। अमेजन ने यह ऐलान इसलिए किया है क्योंकि महामारी के कारण ऑनलाइन डिमांड में भारी तेजी आई है। अमेजन के ग्लोबल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमित अग्रवाल ने ट्वीट कर कहा, सामानों के ऑनलाइन डिमांड में बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए हम 50,000 सीजनल जॉब अपने नेटवर्क में शामिल करने जा रहे हैं। संकट की इस घड़ी में ये लोगों को सेवा प्रदान करेगा। एक सुरक्षित वातावरण में हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 50,000 भारतीयों को सीजनल जॉब ऑफर करने का ऐलान इसलिए भी खास है क्योंकि हाल ही में स्विगी, जोमेटो, शेयरचैट, ओला जैसी ऑनलाइन बिजनेस करने वाली कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की छटनी की है। अब ये भी समझ लीजिए अमेजॉन में 50,000 नई भर्तियां देश के लिए क्यों अहम है। एक अनुमान के मुताबिक लॉकडाउन में भारत में 12 करोड़ 20 लाख लोगों की नौकरी चली गई। 3 मई को खत्म हुए हफ्ते तक बेरोजगारी दर बढ़कर 27.1% हो गई है। जाहिर है कोरोना की वजह से जितनी नौकरियां गई हैं उसके मुकाबले अमेजन की 50,000 नई भर्तियां कुछ भी नहीं, लेकिन ये निराशा के बीच आशा की किरण जरूर है। अमेजन इंडिया ने अपने बयान में कहा है कि अस्थायी नौकरियों में दिलचस्पी रखने वाले लोग 1800-208-9900 पर कॉल कर सकते हैं या seasonalhiringindia@amazon.com पर ईमेल भेज सकते हैं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए जहां सरकारें लोगों को जागरूक करने में लगी है, तो वहीं सुल्तानपुर के 2 भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को लेकर मिसाल बना रहे हैं। मोतीगरपुर थाना इलाके के रहने वाले 2 भाइयों ने अपने आप को घर से 600 मीटर दूर खेत में क्वारंटीन किया है। अब इसके लिए इन्होंने पेड़ों पर मचान बनाया है और अब ये लोग इसी मचान पर अपना वक्त बिता रहे हैं। आपको बताते हैं कि दोनों भाई बीते 12 मई को दिल्ली से वापस अपने घर लौटे थे, लेकिन घर में न रहकर ये मचान बनाकर वहां रह रहे हैं। कोरोना संकट काल का असर शादी ब्याह में देखने को मिल रहा है। कन्नौज में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक युवती अपनी मंगेतर से शादी के लिए पैदल ही 80 किलोमीटर चली आई।
दरअसल लॉकडाउन की वजह से शादी नहीं हो पा रही थी, लिहाजा लड़की ने तय किया कि वो अकेले ही पैदल 80 किलोमीटर अपने होने वाले पति के लिए चलेगी। खैर, लड़की घर पर पहुंची तो लड़के वालों ने विधि विधान के साथ मंदिर में दोनों की शादी करवा दी। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जो तमाम सियासत, व्यवस्था और समाज के उलझनों से अलग वक्त और हालात की खींची हुई, जिसमें कानपुर के एक जोड़े ने नया संसार बसाया है। प्यार की यह कहानी लॉकडाउन की है। लॉकडाउन में शादियों की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी। कई शादियों ने सुर्खियां सिर्फ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बटोरी, लेकिन कानपुर की ये शादी अनोखी है। वैसे कानपुर में पिछले दिनों अनोखी शादियों के कई रिकॉर्ड बने हैं। किसी की बारात 60 दिन बाद लौटी तो कोई शादी में वो भीड़ नहीं जुटा सका जिसकी चर्चा बारात के तौर पर हो सके। लेकिन जिस दूल्हा दुल्हन को आप देख रहे हैं वो कई मायनों में अलग है। अलग इस लिहाज से कि ये रिश्ता उन हालात में जन्मा जिसमें मुकम्मल जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती थी। जिस शख्स को दूल्हे के तौर पर आप देख रहे हैं उसका नाम है अनिल और दुल्हन का नीलम। नीलम के हालात लॉकडाउन में ऐसे हो चुके थे कि उसे भिखारियों के साथ भूख मिटाने के लिए बैठना पड़ता था, जबकि अनिल जरूरतमंदों को खाना बांटने आता था। जी, हम खाना बांटने जाते थे लॉकडाउन में, तो खाना बांटने में ये आगे जिस जगह पे हम खाना बांटने जाते थे वहाँ पे रहती थी, तो इनसे ऐसे खाना बांटने में आते जाते रहे, बातचीत होने चालू हो गई। तो इन्होंने बताया कि हमें ऐसी ऐसी दिक्कत है, इनके पिताजी के पहले एक्सपायर हो चुके थे और माताजी को पैरालिसिस थी, इनके भाई और भाभी ने इनको घर से निकाल दिया। तो फिर आते जाते इनके साथ। इसी दौरान दोनों की आंखें चार हुईं और जन्म हुआ इस रिश्ते का। नीलम की कहानी यह है कि उनके पिता नहीं हैं और मां पैरालिसिस का शिकार है। ऊपर से अपने ही भाई भाभी ने हाथ झटक लिया, लिहाजा पेट की आग बुझाने के लिए उसे सड़क पर आना पड़ा। आज आपकी शादी हो गई है तो उम्मीद थी? नहीं। क्या कहना चाहती हैं? किसको शुक्रिया अदा करना चाहती हैं? ऊपर वाले को। क्या कहना चाहती हैं भगवान को? कोई उम्मीद थी आपकी शादी ऐसे होने की? नहीं। ये सच है कि ऊपर वाला सबको सब कुछ नहीं देता, और जब वो देने का फैसला करता है तो फिर हालात कभी रोड़ा नहीं बनते। फिर चाहे किसी रिक्शे वाले के बेटे का आईएएस बन जाना हो या फिर नीलम का दुल्हन बन जाना। प्रभात अवस्थी, कानपुर, एबीपी गंगा। खबर अब आपको बस्ती से दे दें, जहां पर मजदूरों से भरी हुई बस का स्टीयरिंग फेल हो गया। बस्ती में मजदूरों से भरी एक बस का स्टीयरिंग फेल हुआ है और जयपुर से बिहार जा रहे सभी प्रवासी मजदूर बस पर से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। तो इस बीच में बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ेबन चौकी और टोल प्लाजा के बीच में हादसा हुआ है। ये खबर आपको बस्ती से दे रहे हैं, जहां पर स्टीयरिंग फेल हुआ है। मजदूरों से भरी हुई ये बस जो कि जयपुर से बिहार जा रही थी प्रवासी मजदूरों को लेकर, लेकिन इसी बीच में हादसा हो गया है। बस का स्टीयरिंग फेल हो गया और ड्राइवर फिर बस पर से नियंत्रण खो बैठे और बड़ा हादसा हुआ। बड़ेबन चौकी और टोल प्लाजा के बीच में यह हादसा हुआ है। बस्ती से खबर आपको दे रहे हैं। मजदूरों से भरी हुई बस का स्टीयरिंग फेल होने की वजह से बड़ा हादसा हुआ और अब तस्वीरें आप देख लीजिए। आगे से क्षतिग्रस्त हुई है बस,
प्रवासी मजदूरों से भरी हुई ये बस जो क्षतिग्रस्त हुई है, स्टीयरिंग फेल हो गया था, तो ऐसे में नियंत्रण ही ड्राइवर बस पर से खो बैठे और उसके बाद ये बस टकरा गए और टकराने के बाद आगे का कांच सारा पूरा का आगे का हिस्सा टूटा हुआ है। लेकिन तस्वीरों को देखने से लग रहा है कि शायद बड़ा हादसा जो है जानमाल का नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ होगा, क्योंकि आगे का कांच और आगे का अगला कुछ हिस्सा ही टूटा हुआ है। अब ये ज़्यादा जानकारी जुटाई जा रही है कि कुल कितने प्रवासी मजदूर इस बस में थे, कितने इसमें जख्मी हुए हैं, जानमाल का नुकसान कितना हुआ है। तो जो फ्रंट हिस्सा है गाड़ी का वो थोड़ा सा डैमेज दिखाई दे रहा है और बस्ती में ये हादसा हुआ है। प्रवासी मजदूरों को लेकर बस जा रही थी, क्योंकि अब विशेष एहतियात के साथ ही बसों को भेजा जा रहा है, लेकिन हादसे का शिकारी बस हुई है। बड़ा सड़क हादसा मथुरा में भी हुआ है। यहां पर ट्रक और डीसीएम के बीच में भिड़ंत हुई है। मथुरा में सड़क हादसा हुआ, ट्रक और डीसीएम के बीच भिड़ंत हुई है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। कोसी कला के नेशनल हाईवे 2 पर हादसा हुआ है। मथुरा से खबर, सड़क हादसा हुआ है, ट्रक और डीसीएम के बीच में टक्कर हुई है, भिड़ंत हुई है। इतना जबरदस्त हादसा कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कोसी कला के नेशनल हाईवे 2 पर यह हादसा हुआ है, ट्रक और डीसीएम के बीच भिड़ंत हुई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपके।